नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। संस्कारधानी के सभी देवालयों, शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। शुक्रवार को सभी मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजन अर्चन और अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। महाशिवरात्रि पर्व के एक दिन पूर्व शिव मंदिरों में तैयारियों का सिलसिला भी जारी रहा। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिरों में सुबह से देर रात्रि तक विविध धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। मंदिर में हमारे यहाँ पे करीब 18 झांकियाँ मंदिर में बन चुकी हैं और लगभग 20 से 22 झांकियाँ टोटल निकाली जाएगी। तो कल की तैयारियाँ हमारी ये हैं कि सब साफ़ सफाई लगी हुई है। जहाँ हमारी कुछ पुताई वगैरह दीवार साफ़ हो रही है, झांकियाँ तैयार हो रही है। तो कल हम लोग यहाँ से 3 बजे बारात उठाना शुरू कर देंगे और मालवी चौक पे हम लोग 7 सवा 7 बजे पहुँच जाएंगे। साकेत धाम स्थित रामेश्वरम महादेव मंदिर में चल रहे संत समागम का गुरुवार को समापन हुआ। संत समागम के अंतिम दिन आयोजित ज्ञान सत्र में अपने प्रवचनों के माध्यम से स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने कहा कि संत वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती सर्वदा परहित में संलग्न रहते हैं। ये पांचों पर्यावरण के दृढ़ स्तंभ हैं। साकेत धाम स्थित श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर में 20वें पाटोत्सव महोत्सव के तहत आयोजित संत समागम का गुरुवार को समापन हुआ। संत समागम के ज्ञान सत्र में स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी अशोकानंद जी महाराज, स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रवचनों के माध्यम से संबोधित किया। संत मुक्तानंद जी महाराज ने इस दौरान कहा कि संत वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती सर्वदा परहित में संलग्न रहते हैं। इनकी रक्षा से पर्यावरण की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। वहीं स्वामी अशोकानंद जी महाराज ने कहा कि धर्म हमें अनुशासन के साथ जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरुकुल में ये कला विद्यार्थी जीवन में सिखाई जाती है। इस मौके पर स्वामी गिरीशानंद जी महाराज ने कहा कि आचार्य शंकर जैसा न कोई ज्ञानी हुआ न भक्त। संत समागम के अंतिम दिन श्री साकेत विशिष्ट व्यक्तित्व अलंकरण का भी आयोजन हुआ और संतों ने भगवान दास, भाई धीरावाणी, मनीष दुबे, पराग दीवान, प्रेम शंकर तिवारी, ज्ञानचंद ब्रिजवानी को अलंकरण से सम्मानित किया। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामेश्वरम महादेव का यह 20वां पाटोत्सव, जिसमें आज जो है शहर के विशिष्ट जनों का, प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया गया। महाराज श्री के ऐसा प्रेरणा थी कि शहर में माँ नर्मदा के लिए, संस्कारधानी के विकास के लिए और मानव कल्याण के लिए जिन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह 10 बजे से यहाँ पर अर्चन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका 108 शिवलिंग जो है अलग अलग यहाँ पर यजमानों को दिए जाएंगे और उनका अर्चन किया जाएगा। रामेश्वरम महादेव जी का जो है प्रातःकाल से ही रुद्राभिषेक चालू होगा। शाम 7 बजे से यहाँ बारात निकाली जाएगी और रात्रि 10 बजे से 51 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा रात्रि पर्यंत तक महारुद्राभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। 5 दिनों से लगातार संत मनीषियों के साथ साथ परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी के प्रवचन हुए और आज भी इस कार्यक्रम में आज सारे के सारे अतिथिगणों, जिसमें माननीय विधायक, सांसद, इन सब की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम के पश्चात जबलपुर की जो विशिष्ट व्यक्तित्व थे उनको हम साकेत अलंकरण प्रदान कर रहे हैं और उसी की
श्रृंखला में 10 मेधावी छात्रों और छात्राओं को हमने उनके उपयोग के लिए साइकिलों का वितरण और साथ ही साथ स्वावलंबन की दिशा में 5 महिलाओं को हमने सिलाई मशीन देने का भी निर्णय किया है। यह विधि विधान के साथ संत समागम के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और संत जनों के प्रवचनों का लाभ लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रामपुर स्थित मांडवा बस्ती में महाकौशल लॉ स्टूडेंट महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने बस्ती की महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान बस्ती की गरीब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला उत्पीड़न और निवारण के लिए जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में रामपुर स्थित मांडवा बस्ती में महाकौशल लॉ स्टूडेंट महिला प्रकोष्ठ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बस्ती की महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को लघु उद्योग के लिए प्रेरित करने का काम किया गया ताकि महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। संस्था की महिला सदस्यों ने इस दौरान करीब 1 सैकड़ा महिलाओं को सम्मानित भी किया। हम लोग यहाँ पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो मांडवा बस्ती में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने आए हैं और यह जो हम लोगों ने अभियान रखा है वो 3 पॉइंट पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। एक तो स्वरोजगार पर, दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित और तीसरा ये जो महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हैं, तो इन पर हमने एक शिक्षा अभियान, इन 3 बातों पर हम लोगों ने मुख्य चर्चा की, उन्हें जागरूक किया। स्वास्थ्य से संबंधित ये समस्या होती है कि आजकल जो महिलाओं को बीमारियां जो हो रही हैं, खासकर यूट्रस से रिलेटेड जो बीमारियां हो रही हैं, वो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो उनके प्रति हम लोगों ने उनको जागरूक किया है। कार्यक्रम में बस्ती की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं और उन्होंने स्वरोजगार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य का संकल्प लिया। परिवार को एकजुट रखने और नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने में घर की बुजुर्ग महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परिवार जितने संस्कारित होंगे, देश उतना ही मजबूत बनेगा। इसी मंशा के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आदर्श महिला मंडल द्वारा गोरखपुर में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया। गोरखपुर के आदर्श महिला मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जैन समाज की बुजुर्ग महिला का सम्मान किया गया। महिला मंडल की सदस्यों का कहना है कि परिवार को एकजुट रखने में बुजुर्ग महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। बुजुर्गों से ही नई पीढ़ी संस्कार सीखती है, लिहाजा बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको हमने मनाया है। यहाँ हमने अपने बड़े बुजुर्गों को, वरिष्ठ महिलाओं को बुलाकर उनका सम्मान किया। उनके सम्मान करने से हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि यदि उनका हम सम्मान करेंगे तो कल हमारा भी सम्मान होगा और समाज में लेडीज़ों का सम्मान होना, समाज में सम्मान होना बहुत अच्छी बात है। इस दौरान बहुओं ने अपनी अपनी सासू माँ के सम्मान में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दीं। शनिवार 9 मार्च को मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत में लगभग 2,31,000 से अधिक लंबित प्रकरणों और 3,11,000 से ज़्यादा प्री लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक के प्रकरणों को दोनों पक्षों की सहमति से निराकृत करने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 9 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नगर पालिका से लेकर उच्च न्यायालय तक के लंबित प्रकरणों को पक्षकारों की सहमति से निराकृत कराने की कोशिश की जाएगी। तो उसमें लगाया जा रहा है कुल 1196 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें जिला न्यायालयों में 1190 हैं, माननीय उच्च न्यायालय में कुल 6 खंडपीठों की गठन की गई है। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 3,11,567 केस रेफर किए गए हैं, मतलब रखे गए हैं, और 2,31,358 केस पेंडिंग केस जो हैं वो जो कि है उनको भी रखे गए हैं।
इनमें से निराकृत तो होंगे सारे, जैसे जो पक्षकार आते हैं उनकी सहमत से दोनों पक्षों की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो लोग अपनी स्वेच्छा से निराकृत करेंगे। प्राधिकरण के पदाधिकारियों का कहना है कि 2,31,000 से ज्यादा लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के लिए रेफर किया गया है। समझौते की मंशा रखने वाले पक्षकारों के लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्षद ने बजट बैठक बुलाने एक पत्र नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज को सौंपा है। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि ऐसी आशंका है कि बजट को सदन में प्रस्तुत न करना पड़े, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है। कांग्रेस पार्षद दल ने एक पत्र नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व नगर निगम की बजट बैठक आयोजित की जाए, ताकि सदन में शहर हित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। साथ ही कांग्रेस पार्षद दल की बैठक व्यवस्था के लिए कक्ष का आवंटन किया जाए। हमें ऐसा संदेह है कि MIC के बजट पास करने के बाद चूँकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो आचार संहिता का बहाना लेके महापौर जी द्वारा सदन की बैठक ना बुलाई जाए, क्योंकि हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं बजट में, और कई मुद्दे शहर के विकास कार्य रुके हुए हैं, पार्षद मत के कार्य रुके हुए हैं, पार्षद लोग परेशान हैं, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद साथी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद साथी हो। ये सब मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है। अध्यक्ष महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया है पूरे हमारे पार्षद साथियों द्वारा कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगने के पहले बजट की बैठक बुलाई जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, तो सारा का सारा शहर विकास जो है उस कारण से रुक जाएगा। ये बैठक जो चुनाव के बाद रखी जानी है, चुनाव के पूर्व रखी जाए, जिससे जनहित के मुद्दे दबे ना जा सके, जनहित के मुद्दों को रखा जा सके और जनता के जो मुद्दे हैं उससे आम जनता प्रभावित ना हो। तो हम लोग चाहते हैं कि यह बैठक अतिशीघ्र हो और 2 या 3 दिन के अंदर ये बैठक होनी चाहिए, जिससे हमारे बजट की कार्रवाई आगे बढ़ सके। कांग्रेस पार्षद दल का कहना है कि बजट की बैठक नहीं बुलाई गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल भ्रमण करते नजर आए और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के दिशा निर्देशों पर गुरुवार की शाम शहर के सभी थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल भ्रमण किया। पुलिस ने सड़कों और चौराहों पर गश्त की और आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत की। दरअसल महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल मार्च करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारियों ने पैदल भ्रमण किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि पुलिस शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार पेट्रोलिंग करे, व्यापारियों के बीच में रहे, आम लोगों के बीच में रहे, ताकि लोगों में सुरक्षा के भाव उत्पन्न हो। इसी उद्देश्य से कल शिवरात्रि का त्यौहार है, विगत 2 दिवस से लगातार पैदल मार्च किया जा रहा है। पूर्व समय में भी पैदल मार्च किया जाता था, अभी भी लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे तो तत्काल मेरे शासकीय मोबाइल नंबर या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन करें। पुलिस आप ही के बीच में है, पुलिस आप ही के परिवार का सदस्य है और हम आप ही की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। पैदल भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने थाना क्षेत्र के व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के नाम जिला प्रशासन को 6 सूत्रीय मांगों का एक पत्र सौंपा है। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी 9% DA स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य बीमा योजना सहित लंबित 6 मांगों को तत्काल पूरा करे। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स ने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी 9% DA स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य बीमा योजना सहित लंबित 6 मांगों को तत्काल पूरा करे, अन्यथा सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स सरकार के विरोध में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स की लंबित मांगों का मांग पत्र डिप्टी कलेक्टर शिवांगी जोशी को सौंपा और सरकार से अविलंब इन मांगों पर विचार करने की मांग की।
हमारे शासन प्रशासन नहीं दे जा रहा है, ऐसे हमारे लगभग 6 सूत्री मांगे हैं, जिसका आज हमारे डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने यहाँ पर जिला समिति, क्षेत्रीय समिति और प्रांतीय समिति आई हुई हैं। हम लोग सब एक मांग एक आवाज़ से अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से दिए जा रहे हैं। इसमें महंगाई भत्ता और अन्य इसमें काफ़ी सारे बिंदु हैं, इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री लोक निर्माण विभाग को उचित माध्यम से हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा। शासकीय अस्पतालों को पीपीपी मोड के तहत निजी अस्पतालों में सौंपने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित विभिन्न संगठनों ने घंटाघर चौक पर एकत्र होकर सरकारी अस्पतालों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस निर्णय से सरकारी अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र सौंपा और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी हस्तक्षेप का विरोध करते हुए सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। मेडिकल कॉलेज में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में वार्ड खाली कर दिए गए हैं, मरीजों को हटाया गया है। क्यों? कि वहां पर प्राइवेट लैब बन रही है। आखिर कैंसर के मरीज जाएंगे कहां? कैंसर के मरीजों को उन्होंने जमीन पर लेटकर, फर्श पर लेटकर वहां पर उसका उपचार कर दिया जा रहा है। ये गलत है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। अध्यक्षों ने इकट्ठा होकर आज एक ज्ञापन दिया है, जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ है कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसी के संबंध में उनके जो कंसर्न्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को पहुंचाने का उन्होंने आग्रह किया है, जो हमारे द्वारा उचित माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। विजयनगर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। सिवनी जिले के रहने वाले शातिर चोर से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 चोरियों की वारदात का खुलासा किया है। इससे करीब 1.25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। विजयनगर थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन राकेश मरावी को गिरफ्तार किया है। राकेश से पूछताछ के बाद चोरी की 3 वारदातों का खुलासा हुआ है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुल 1.25 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए आभूषण और कुछ नकदी भी जब्त की है। इसने ये आभूषण हाट बाजार के पास पत्थर के नीचे छिपा कर रखे थे। पुलिस के मुताबिक राकेश मरावी मूलतः सिवनी जिले का रहने वाला है और यहाँ वो फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर करता था और मौका पाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। थाना विजयनगर द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2023 के 2 प्रकरण और अभी 24 का एक प्रकरण है, जिसमें सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की गई है। और आरोपी का नाम राकेश मरावी है, जो सिवनी का रहने वाला था। ये फुटपाथ पर सोकर के रात में घटनाएं करता था। पुलिस के मुताबिक राकेश मरावी को संदिग्ध हालत में पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां उसने 3 चोरियों का खुलासा किया। हनुमानताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत भानतलैया इलाके में चोरों ने एक साथ 5 दुकानों में धावा बोला। छत की चादर काटकर दुकानों में घुसे चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना से व्यापारी दहशत में हैं। व्यापारियों ने हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस से चोरों की पतासाजी और गिरफ्तारी की मांग की है। हनुमानताल थाना क्षेत्र भानतलैया में स्थित मथुरा सेठ के मार्केट में चोरों ने धावा बोला और एक साथ 5 दुकानों में चोरी की वारदात घटित कर दी। जिन दुकानों में चोरी हुई उनमें एक डेंटल क्लिनिक भी शामिल है। एक साथ 5 दुकानों में हुई चोरी की वारदात से व्यापारी दहशत में आ गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया, जिससे माहौल गर्मा गया। जिसके बाद सभी व्यापारी थाने पहुंच गए और उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर चोरों की जल्द से जल्द पतासाजी करने की बात कही। आज सुबह मुझे खबर पता चली अपने मकान मालिक द्वारा कि यहाँ पर आपके क्लिनिक में सीलिंग काट कर चोरी की कोशिश की गई है। मैं आया, भागा देखा कि यहाँ पर पूरी सीलिंग, जैसे आप देखें पूरी सीलिंग टूटी हुई है। अंदर मेरी ड्रॉ में मेरे 20,000 रुपये कैश रखा होता है क्लिनिक का, वो चोरी करके ले गए हैं। लाइट्स चोरी करके ले गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या सामान की चोरी हुई है। इसी तरह से और भी आजू बाजू सब दुकानों में चोरी की गई है। तो कितनी दुकानों में? ये 4 से 5 दुकानों में। और यहाँ पे चोरों का इतना साहस बढ़ गया है कि इन्होंने मेरी दुकान के साथ में
जो और दुकान जुड़ी हुई हैं उसमें भी ऊपर शीट काट के पूरी चोरी कर ली। और यहाँ पे हम जब सुबह पुलिस प्रशासन आया तब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस द्वारा हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमको मतलब मुजरिम समझा जा रहा है। और हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम लोग धंधा करने वाले हैं, हम लोग छोटा छोटा पैसा जोड़ के पैसा इकट्ठा करते हैं और लाखों रुपए की चोरी हो जाती है एक साथ में, और इसके कोई जिम्मेदार कोई पुलिस प्रशासन नहीं लेता है। पिछली बार भी मेरी दुकान से चोरी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस ने किसी भी एक संदेही व्यक्ति को मेरे सामने समक्ष पेश नहीं किया कि भाई आप इसको देख लो, इसने चोरी किया होगा, और उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया ये जाता था कि आप केस वापस ले लो, FIR वापस ले लो। इनको काम नहीं करना है, इनको बस FIR वापस लेने के लिए ज़्यादा उत्सुकता रहती है। साहब ऐसा चलेगा तो एक जो आम व्यवसायी है तो वो कैसे काम करेगा? बहुत हम सेटिस्फाइड नहीं सेफ्टी फील नहीं कर रहे हम। 4 दुकानों में एक साथ चोरी कर ली तो इतना साहस कि उतनी पूरी रात बैठ के आराम से चोरी करी है, तो आप ये समझ सकते हैं, और वो भी मेन रोड की दुकान में, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना संरक्षण प्राप्त है और कितना बेखौफ है। मेरी दुकान से तो करीब 1-1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, और एक मेरा लैपटॉप उसमें नहीं दिख रहा है, और अन्य सामान भी मैं देखूंगा वहाँ पे कि क्या क्या उसमें गायब है। बताया जाता है कि चोर दुकानों के ऊपर लगे टीन शेड को काटकर अंदर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने क्या क्या सामान चोरी किया है, व्यापारी इस संबंध में पता लगा रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।